एजीएम से पहले जो तेजी आई है और इसको कैसे ट्रीट करें लंबी अवधि के नजरिए से, उस पर एक रिपोर्ट आई है सीएलएस की। आपने सही कहा, इनफैक्ट सिर्फ कल ही नहीं पिछले कुछ सत्रों से देख रहे हैं हम रिलायंस में अच्छी खासी तेजी, 6-7% चढ़ गया है रिलायंस पिछले 4-5 सेशंस में। अब सीएलएस ने रिलायंस पर रिपोर्ट निकाली है, आउट परफॉर्मर की कॉल है और टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 1800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 35% का अपसाइड पोटेंशियल लंबी अवधि में सीएलएस को नजर आ रहा है। रिलायंस पर काफी बुलिश है सीएलएस और उनका मानना है कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट की एनालिसिस से पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में फ्री कैश फ्लो जो है वो उसमें अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि कैपेक्स में तेज कमी आई है, जबकि ऑपरेटिंग बिजनेस में आने वाला कैश यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो करीब है वो 3% घटा है। सीएलएस से ये भी कह रहे हैं कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट कॉस्ट्स का एक बड़ा हिस्सा प्रोजेक्ट्स को कैपिटलाइज करने में यूज करेगी। फिलहाल इससे फाइनेंशियल्स पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है, सीएलएस का मानना है, लेकिन आने वाले सालों में ऑपरेटिंग लेवरेज पर कुछ दबाव पड़ सकता है। अच्छा, ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कहाँ से आएगी रिलायंस की? एआई ऑफरिंग्स, डेटा सेंटर्स, मीडिया एक्सपेंशन और साथ ही कंज्यूमर बिजनेस को रिलायंस की सबसे अहम स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बताया गया है और यहाँ पे कंपनी अग्रसर होकर कामकाज कर रही है, जो कि आने वाले समय में अर्निंग्स को सपोर्ट करेगी। अब बाजार की नज़र ऑब्वियसली कंपनी के एजीएम पर रहेगी, जो कि फ्राइडे को होने वाला है, और इस एजीएम में नए इनिशिएटिव्स साथ ही वैल्यू अनलॉकिंग प्लान्स पर क्या कुछ बातें सामने आती है उस पर रहेगी नजरें, और वही आने वाले समय के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो रिलायंस आपके फोकस में होना चाहिए। ओके, रिलायंस रहेगा। अभी भी दमखम नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को, इसलिए एचएसबीसी और नोमुरा की रिपोर्ट आई है। इंटरेस्टिंग है, टारगेट प्राइस देखिए आप 1710 का एचएसबीसी की तरफ से और नोमुरा की तरफ से 2100 रुपए का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 16 से 43% का अपसाइड पोटेंशियल कोफोर्ज में लंबी अवधि में देख रहे हैं ब्रोकरेजेस। काफी पॉजिटिव मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद ब्रोकरेजेस भी साउंड कर रहे हैं। एचएसबीसी का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कोफोर्ज के लिए एक बड़ा टेलविंड साबित होगा, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव साबित होगा इनफैक्ट, और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 30 तक $5 बिलियन रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है, जिसमें बड़े मर्जर्स और एक्विजिशंस का कंट्रीब्यूशन होगा। कंपनी ने फाइनेंशियल 27 के लिए 16.5% एबिट मार्जिन का लक्ष्य दोहराया है, जो कि पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना है कि फ्री कैश फ्लो पैट के 100% से अधिक रहेगा, तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। एचएसबीसी मान के चल रहे हैं कि कोफोर्ज टेक सर्विसेज सेक्टर में अपनी ग्रोथ लीडरशिप बना के रखेगी, यानी कि लीडरशिप पोजीशन में रहेगी, साथ ही मार्जिन्स और कैश फ्लो में भी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। नोमुरा जिसकी तरफ से 2100 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 43% का अपसाइड, वो काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि कंपनी आगे भी डिसिप्लिन फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन पर फोकस बनाए रखेगी। एआई अब सिर्फ कोफोर्ज के लिए एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरी डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो एआई को लेकर कोफोर्ज काफ़ी अग्रसर होकर काम कर रही है और वो आने वाले समय में अर्निंग्स में नज़र भी आएगा। कोफोर्ज की सॉल्यूशंस टीम बड़े डील्स हासिल करने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, जो कि अच्छी चीज़ नज़र आ रही है नोमुरा को। और फाइनेंशियल ईयर 30 तक कंपनी रेवेन्यू 2 गुना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी अपना रही है। उसमें फोकस कर रही है कंपनी अकाउंट स्केलिंग पर, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स पर, मर्जर्स और एक्विजिशंस पर, साथ ही पार्टनर लेड ग्रोथ पर। तो लंबी अवधि के नज़रिए से ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं कोफोर्ज को लेकर। लंबी और मच अवेटेड जॉइंट वेंचर को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है और ऐसी खबरें हैं कि वीवो और डिक्सन टेक की जॉइंट वेंचर शायद इसी महीने आ जाए। तो इस पर जेपी मॉर्गन ने फिर से अपनी रिपोर्ट निकाली है, फिर एनालिसिस की है और ओवर वेट के कॉल के साथ 12,700 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। कल तो स्टॉक इतना भाग गया सीएलएसए के डाउनग्रेड के बावजूद, और देखिए तो लंबी अवधि के नज़रिए से डिक्सन टेक काफ़ी अच्छा लग रहा है जेपी मॉर्गन को, और उनका मानना है कि वीवो के साथ होने वाले जॉइंट वेंचर अप्रूवल सिनेरियो पर एक बार फिर से नजर डालनी चाहिए। और मैनेजमेंट के मुताबिक वीवो जो है वो हर साल करीब 3.5 करोड़ स्मार्टफोन्स बेचती है, तो इनमें लगभग 67% यानी कि 2.5 करोड़ के आसपास 2.5 करोड़ यूनिट्स का प्रोडक्शन डिक्सन से ही आ सकता है। और मैनेजमेंट का अनुमान है कि इस जेवी से कंपनी के रेवेन्यू में अगर आप देखें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो रेवेन्यू में बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिखाएगा ये। और साथ ही वीवो के प्रोडक्ट्स का एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आप देखें तो मौजूदा मोबाइल पोर्टफोलियो से ज़्यादा होने की वजह से जो रेवेन्यू क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी डिक्सन की।
और अगर जेवी जो जैसे कि खबरें हैं जून में हो जाती है, मंजूरी मिल जाती है, तो 60 से 90 दिनों के अंदर ऑपरेशंस भी शुरू हो जाएंगे। तो जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि इस जेवी से फिनेंशियल ईयर 27 में करीब 1.1 करोड़ यानी कि 11 मिलियन मोबाइल यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन दे सकता है और फिनेंशियल ईयर 28 में ये बढ़कर करीब 2.5 करोड़ के आसपास यूनिट्स तक पहुंच सकता है। और इसीलिए 27-28 के लिए अगर आप रेवेन्यू एस्टिमेट की बात करें तो 34 से लेकर 39% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं। हालांकि ईपीएस बढ़ोतरी थोड़ी जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम होगी, 13 से 18% रहने का अनुमान है, क्योंकि अगर आप जेवी देखें तो 51:49 स्ट्रक्चर में रहेगा, तो एक प्रॉफिट का हिस्सा माइनॉरिटी पार्टनर के पास भी जाएगा। लेकिन लंबी अवधि की नजरिए से डिक्सन पर अब जेपी मॉर्गन बुलिश होते हुए। पॉजिटिव रिपोर्ट है, बर्स्टन की रिपोर्ट आ गई है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग है और टारगेट प्राइस देखिए 2235 रुपए का टारगेट प्राइस है, यानी कि 23% का अपसाइड पोटेंशियल सन फार्मा में देख रहे हैं बर्स्टन। खबर कल आई थी, ऑर्गेनन के एसेट्स का एक्विजिशन करेगी सन फार्मा और ब्रोकरेज का मानना है कि जो ऑर्गेनन के एसेट्स का करीब $11.75 बिलियन एंटरप्राइज वैल्यू पर एक्विजिशन सन फार्मा के लिए लॉन्ग टर्म हिसाब से बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। और इनफैक्ट इस डील की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि एक्विजिशन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ी सन फार्मा को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ब्रोकरेज का कहना है कि अगर वैल्यूएशन $12.5 बिलियन के आसपास पहुंचती है तो ओवर पे करने का जो खतरा बढ़ सकता था वो थोड़ा रहेगा, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन उस स्तर से नीचे है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से यहाँ पे ये एक्विजिशन कंफर्टेबल नजर आ रहा है। इसके अलावा डील का 3 से 3.5 गुना एबिटा कवरेज रेशियो भी इसी एक बैलेंस और काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बनाता है। यानी बर्स्टन का मानना है कि सन फार्मा ने इस एक्विजिशन को काफ़ी सोच समझ के और अच्छे वैल्यूएशन पे किया है, जो कि लॉन्ग टर्म में सन फार्मा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, तो इसको रख सकते हैं फोकस में। ओके।